ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? बोनस, एक मिनट। ठीक है, जो रीइंबर्समेंट्स हैं, ठीक है, हमारी जो रीइंबर्समेंट्स थी और ग्रेचुइटी थी, उसकी थ्योरी हमने लिखी थी। ठीक है, ग्रेचुइटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, किस किस तरीके से फॉर्मूलेशन इसको बनाया जाए। ठीक है, तो वही काम हमें इसमें करना है। तो वो काम आज हम प्रैक्टिकल में करेंगे। ओके, ठीक है, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, इसमें कंपनी बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कंपनी बनाते हैं हम, इंडिया, दिल्ली। ओके, अब देखो इसके पेरोल इन्फो में हम क्या क्या कर चुके थे। ठीक है, एम्प्लॉयज के ग्रुप बना चुके थे। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, एम्प्लॉयज के ग्रुप बना चुके थे, एम्प्लॉयज बना चुके थे, यूनिट के अंदर हम उनके ओवर टाइम के लिए यूनिट्स बना चुके थे। ठीक है, अटेंडेंस के अंदर हम अब्सेंट, प्रेजेंट एंड ओवर टाइम जो प्रोडक्शन टाइप है वो बना चुके थे। और पे हेड्स के अंदर हमने क्या बनाने थे? पे हेड्स के अंदर हम वो हेड्स बनाते थे जिनके थ्रू हम एम्प्लॉयज को पे आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पे हेड्स के अंदर हमारे वो हेड्स आ रहे थे जिनके थ्रू हम एम्प्लॉयज को पे आउट कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता था बेसिक सैलरी। ठीक है, शुरुआत से एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा इसकी मैं। ठीक है, बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज जाता था। ठीक है, ये आपको पता होगा इसलिए समझा नहीं रहा बार बार। ठीक है, ये सिर्फ मैं बना के यहाँ से टैली में सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने रखना था ऑन अटेंडेंस। ठीक है, ऑन अटेंडेंस यहीं से हम बना देंगे। अटेंडेंस लीव विद पे के लिए हमें अटेंडेंस बनानी थी, ऑल्ट सी से हम सीधे यहीं से बना देंगे प्रेजेंट का, इस तरह से। इसको यहाँ पे मंथ्स पे सेट कर देंगे। ठीक है, और यूजर डिफाइंड कैलेंडर कर देंगे 26 डेज का। ठीक है, ये हमारी बेसिक सैलरी होगी। ऐसे ही हमारा बेसिक सैलरी के बाद डेली अलाउंस आता है। ये सारे जो हमारे हैं अलाउंस, ये सारे हमारे कंप्यूटेड वैल्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसकी कंप्यूटेड वैल्यू की जो भी स्लैब होगी वो सेट कर देंगे। ठीक है, 10,000 से, 0 से लेकर 10,000 है तो उसको 5% देंगे, और 10,000 से ऊपर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक कितना भी है तो उसको हम 10% देंगे। ओके, इस तरह से हमारे दूसरा अलाउंस बन गया। एक हमें इसके अंदर प्रोविडेंट फंड भी बनाना है। ठीक है, नाम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है एम्प्लॉयज के लिए? एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है ये। ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्टैट्यूटरी डिडक्शन का पे टाइप आता है। अगर आता है तो आप यहाँ से पीएफ अकाउंट नंबर 1 सेलेक्ट करते हो, और अगर नहीं भी आता है तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिना इसके भी सिलेक्शन के काम हो जाता है। करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, ये भी हमारा प्रोविडेंट फंड की कंप्यूटेड वैल्यू पे जाता है। तो इसको भी हम एक स्लैब रेट बना देंगे 0 से लेकर 10,000 तक 8% है, 10 से लेके इंफिनिटी तक 12%। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोविडेंट फंड भी बन गया। और इसमें एक हमें और बनाना है क्या?
ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम बनाएंगे, यहाँ से एक पे हेड ओवर टाइम को बनाएंगे। अगर हमारे एम्प्लॉइज ओवर टाइम करते हैं तो उनको ओवर टाइम की हम पेमेंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ओवर टाइम का पे हेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं फास्टली करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे कर देंगे, एज, सॉरी, ठीक है, ओवर टाइम को हम कंप्यूटर वैल्यू नहीं करते, ओवर टाइम को हम करते हैं ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन का काम होता है तभी हम ओवर टाइम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसको यहाँ से करेंगे ऑन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम अगर हमने बनाया होगा तो आ जाएगा अपने आप लिस्ट में से, नहीं बनाया होगा तो हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी की मदद से ओवर टाइम बना लेंगे। ठीक है, ओवर टाइम बनाएंगे यहाँ से। यहाँ पे यूनिट्स रखेंगे तो यूनिट्स हम आवर्स वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आवर्स में कैलकुलेशन होगी नॉर्मली। इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपना ओवर टाइम का जो पे हेड था उसको भी यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे 4 पे हेड्स बन गए हैं, बेसिक सैलरी, डेली अलाउंस, ओवर टाइम और प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसमें बेसिक सैलरी है और हमारे अलाउंस हैं जो हमारे डिडक्ट हो रहे हैं, जो और जो हमें मिल रहे हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें रीइंबर्समेंट्स के हमने पे हेड्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, और ना ही अभी तक हमने बोनस का बनाया है। तो बोनस का तो हम चलो बना लेंगे बाद में, रीइंबर्समेंट्स के हमें बनाने हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, फटाफट से ये 4 अगर आपने बना रखे हैं तो वो बना लो, जिन बच्चों ने नहीं बनाए हैं तो ये 4 फटाफट से बनाओ, उसके बाद एम्प्लॉयज बनाते हैं और उसके बाद हम रीइंबर्समेंट बनाएंगे जो हम यूजर डिफाइंड इसका पे हेड टाइप रखेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये 4 बनाओ जो बेसिक हैं आपके। ठीक है, इसमें एक बोनस का और ऐड कर लेना, क्योंकि आप बोनस भी साथ में कर लेना, तो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी दोबारा से, शुरू से लेकर एंड तक सब मैं एक ही क्लास में लगभग कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, तो 5 मिनट का समय देते हैं। ठीक है, फटाफट से इनको आप क्रिएट करो। ठीक है, फिर इसी में हम रीइंबर्समेंट के क्रिएट करेंगे और फिर उनको पे आउट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का समय है, इसको करो अपने सिस्टम में फटाफट।
ओके, हैंड रेज करो, किस किस बच्चे का हो गया। हैंड रेज करो, किस किस बच्चे का हो गया। हाँ ठीक है, लगभग हो चुका है सब बच्चों का। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये पे हेड्स बना लिए हैं, जो हमारे नेसेसरी पे हेड्स हैं। ठीक है, इसी में हम क्या बनाएंगे, एक पे हेड और बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ ट्रैवलिंग का अलाउंस नहीं दिया था फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस नहीं दिया था, उनको ट्रैवलिंग के लिए रीइंबर्समेंट दी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग रीइंबर्समेंट इस तरह से। ठीक है, इनको हम काफी तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक तरह से अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होती है। ठीक है, वेरिएबल होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, नेचर आपके सारे वही जाएंगे जो अलाउंस में जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम कोई फ्लैट रेट नहीं रख सकते, या फिर हम कोई कंप्यूटेड वैल्यू नहीं रख सकते। कंप्यूटेड वैल्यू हम किस लिए रखते हैं, जब हम एक ही चीज सब एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराता है। पर रीइंबर्समेंट क्या होती है, रीइंबर्समेंट से तब प्रोवाइड करवाते हैं जब हमारे कंपनी को जरूरत होती है, यानी कि किसी को कहीं भेजना है। तो ऐसा तो नहीं कि सबको एक साथ भेजेगी कंपनी, या पूरे डिपार्टमेंट को भेजेगी, ऐसा नहीं। जरूरत पड़ती है कभी कभार, तो किसी एक को भेजने की, तो उसको भेजते हैं, तो उसी को रीइंबर्समेंट दी जाती है, यानी कि जिसको भेजा गया है सिर्फ उसको रीइंबर्समेंट देगी। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पे हम एक नई कैलकुलेशन टाइप रखेंगे, एज यूजर डिफाइंड। ठीक है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। अब देख रहे हैं यूजर डिफाइंड वैल्यू को हम किस तरह से
पहले डिफाइन करेंगे वाउचर में और तब हम वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ट्रैवलिंग के लिए रिइंबर्समेंट बनाया है, तो हमने यहाँ से कर दिया एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे समझने के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा एम्प्लॉयज ग्रुप, एम्प्लॉयज पे। एम्प्लॉयज के अंदर ही हम एम्प्लॉयज के ग्रुप बना देंगे ऑल्ट सी करके। ओके, बाकी प्रेजेंट हम बना चुके हैं, ओवर टाइम हमने बना लिया है। तो सीधा हम यहाँ से दो एम्प्लॉयज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक हमने बनाया राम। ठीक है, और यहीं से हम राम के लिए भी हम क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप हमें बनाना है तो ऑल्ट सी करके, जैसे राम हमारा सेल्स में काम करता है तो सेल्स डिपार्टमेंट बना लिया यहाँ से ऑल्ट सी करके। ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयज के अंदर ही हमने ऑल्ट सी करके उसका ग्रुप भी बना दिया। और यहाँ से डिफाइन को सैलरी डिटेल हमको भी डिफाइन कर देंगे। यस सर, इस तरह सैलरी डिफाइन करना आप लोगों को आती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो जो पे हेड्स हम इसको देना चाहते हैं वो पे हेड्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी कर लिया, बेसिक सैलरी के ग्रेड दे देंगे हम। इसको हम देते हैं 15,000। ठीक है, डेली अलाउंस, ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम की एक रेट हम सेट कर देंगे, हमारी कंपनी किस रेट पे ओवर टाइम देती है। हमने यहाँ पे कर दिया 60 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी कंप्यूटर वैल्यू पे है। उसके बाद है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट यूजर डिफाइंड वैल्यू पे है, मगर यहाँ पे डिफाइन हमें नहीं करनी। ठीक है, माना कि ये जो रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग है ये यूजर डिफाइंड वैल्यू पे है, मगर यहाँ पे हमें इसको भी यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है। ये हमें सीधा वाउचर में डिफाइन करनी पड़ेगी जब हम वाउचर में एंट्री करते हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, ये हमने इसकी राम की जो सैलरी थी हमने वो भी डिफाइन कर दी है इस तरह से। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये अगर हमारे पास डेटा होता है तो फिलअप करते हैं, अदरवाइज इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ से कंट्रोल ए कर देंगे और ये हमारा एम्प्लॉय सेव हो गया। ठीक है, डिस्प्ले पे जाके देखेंगे ये हमारा एम्प्लॉय यहाँ से पूरा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये पे हेड मैं शो करवा देता हूँ आपको एक रीइंबर्समेंट। ठीक है, रीइंबर्समेंट आप वाला पे हेड एक बनाना है आपने, इसको फटाफट से बनाओ। ठीक है, ठीक है, रीइंबर्समेंट ट्रैवलिंग रीइंबर्समेंट का एक पे हेड बनाना है जिसकी कैलकुलेशन टाइप आपने रखनी है यूजर डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, इसको बनाओ आप फटाफट से। फिर आगे इनकी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉयज भी बनाना है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी डिफाइन है वो भी कर देना सैलरी डिफाइन। ठीक है, और सैलरी में ये सारे जो पे हेड्स मैंने बनाए हैं जितने भी, वो सारे पे हेड्स सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, 5 मिनट का समय है, एम्प्लॉयज बनाओ अपने और ये पे हेड बनाओ रीइंबर्समेंट वाला।
कि जिस जिस बच्चे का कंप्लीट होता जाए वो हैंड रेस कर देना ताकि पता लग जाए। ठीक है, जिस जिस बच्चे का होता जाए वो हैंड रेस करते रहें। ओके, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब आगे करवाते हैं इसमें। देखो ये पेयर्स बन गए हैं हमारे, एम्प्लॉयज बन गए हैं। ठीक है, 31 मार्च हमारी सेट हो रखी है, यानी कि हम 31 मार्च को पहले अटेंडेंस लगाएंगे अपने एम्प्लॉयज की। ठीक है, डेट हमारी जो है 31 मार्च। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, 31 मई को हम एम्प्लॉयज को मई की सैलरी दे रहे हैं, तो पहले हम एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मार्क करेंगे मई की, देन उसके बाद हम उनको सैलरी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेरोल वाउचर ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है, और पेरोल वाउचर के अंदर हमें क्या काम करना है, यहाँ से पहले हम कंट्रोल F5 से अटेंडेंस मार्क करेंगे। ओके, तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चाहिए स्पेस के साथ। एक मिनट, हाँ डेट का इशू आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट देख लो मुझे।
हाँ ठीक है, अब देखो। ठीक है, डेट का इशू आ रहा था क्योंकि जो कंपनी क्रिएट हुई है वो 19-20 के जो अकाउंटिंग ईयर है 19-20 उसमें क्रिएट हुई है बाय मिस्टेक। हाँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, अटेंडेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉयज का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। राम, ये प्रेजेंट है 26 में से 24 डेज। ठीक है, और राम ने ओवर टाइम किया है 10 घंटे का। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे राम के प्रेजेंट के डेज लिए हैं, absent के नहीं लिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमें absent के डेज को कैलकुलेट करने की, क्योंकि जो सैलरी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट जाएगी कि कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट के डेज हमें बस क्या यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे कि वो 26 में से कितने दिन रहा है, या तो वो पूरे 26 रहा है या फिर वो उससे कम रहा है। तो जितने भी रहा है, वो जितने भी दिन प्रेजेंट है वो दिन वो डेज हमें मेंशन यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे एब्सेंट वगैरह का। ओके, एक मिनट रुको, पहले डेट ही सेट करके। हाँ ठीक है। ठीक है, एक एरर हो गया था, मैं ऑफिसर्स को सेट कर देता हूँ। 2 मिनट दो बस। ठीक है, हम यहाँ पे 31 मार्च को एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये स्क्रीन सबको शो हो रही है यहाँ से। एक, क्या हम अटेंडेंस लगा रहे हैं राम की कि वो उसने 10 घंटे ओवर टाइम करा है और 24 डेज वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से हमने राम की अटेंडेंस भी मार्क कर दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइनली राम को यहाँ से पेरोल में जाके उसको पेरोल की वो
जो सैलरीज वगैरह है वो देंगे। तो हम यहाँ से ऑटो फिल करने से पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, अभी सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, अभी हम यहाँ से ऑटो फिल करेंगे जब, ठीक है, पेरोल ऑटो फिल पे यहाँ से सैलरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो अभी हमें यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू जो कर हमने सेलेक्ट करी थी रीइंबर्समेंट के लिए, हम क्या करेंगे, सैलरी प्रोसेस करने से पहले हम पहले तो जो रीइंबर्समेंट हमें देना था वो हम इसको देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 500 रुपये इसके सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड वैल्यू था, जितनी बार आप वाउचर में एंट्री करोगे तो पहले आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप पेरोल ऑटो फिल यहाँ से कर सकते हो, इस तरह पेरोल ऑटो फिल कर दोगे अपनी, ठीक है, मंथ आपकी फ्रॉम और टू से लेके एंड और बिगिनिंग आ जाएगी डेट यहाँ से, ठीक है, राम और इस तरह से देखो, ठीक है। तो उसी में हमने जो राम को जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसी एक वाउचर में ही हमने उसको रिइंबर्समेंट भी कर दी है, और उसको जो अकॉर्डिंग टू पेरोल करते हैं वो भी हमने यहाँ से पे आउट कर दी है। ठीक है, तो एक ही वाउचर में हम सब एम्प्लॉय कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास दो तीन एम्प्लॉय हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबकी जो पहले रिइंबर्समेंट वाला पार्ट है, जो यूजर डिफाइंड वैल्यू वाला पार्ट है, वो हमें पहले जैसे राम का पे करना है, ठीक है, तो राम को श्याम को उन सबका हमें पहले वो रिइंबर्समेंट वाला पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे ऑटो फिल का पे आउट करेंगे। मुस्कान, ठीक है, देखिए दोबारा इसका बताने का कंसेप्ट ये है कि पहले हम जब पेरोल वाउचर में आते हैं तो पहले हमें राम को सेलेक्ट करके उसको रीइंबर्समेंट देनी पड़ेगी यहाँ से, और उसके बाद हम ऑटो फिल करेंगे, ठीक है। देखो मैं वाउचर को कैंसिल करके दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है, वाउचर सेव नहीं कर रहा मैं, एक मिनट, ठीक है। अटेंडेंस अभी तक हमने सबने की अटेंडेंस मार्क की है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले राम को जो हमारा यूजर डिफाइंड वैल्यू वाला पार्ट है, ठीक है, उसको यहाँ से मार्क कर देंगे, जैसे 500 रुपये 600 रुपये जो भी उसकी रिइंबर्समेंट बन रही है, उसकी एंट्री करने के बाद हम आगे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑटो फिल करेंगे सैलरी, सैलरी जो हमें करते हैं वो हम बाय डिफॉल्ट जैसे हम पहले कर किया करते थे सेम वैसे ही करेंगे, इस तरह से। तो सैलरी में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, सैलरी आपकी सारी वही आएगी, बस उसमें नॉर्मल ये आपके जो रीमेंट्स वाला पार्ट है ये भी सेम वाउचर में एंट्री हो जाएगी, इसकी भी, ठीक है। इसको आप एक बार करके देखो, ठीक है। रीइंबर्समेंट जितने भी तरह के होंगे, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का हो, चाहे वो फूड वगैरह का हो, तो उन सबके पे हेड्स बनेंगे और इसी तरह से उनकी एंट्री होगी।
ठीक है, कितने भी तरह के आपके रिइंबर्समेंट्स हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग का हो, ठीक है, तो उन सबके पे हेड्स बनेंगे और बाकायदा पेरोल वाउचर में उनकी एंट्री होगी। ठीक है। ठीक है, इसको करके देखो फटाफट से रीइंबर्समेंट को। गौतम, रीइंबर्समेंट की जब थ्योरी करवाई थी तब मैं इसको बता चुका था डिटेल में। ठीक है। ठीक है, और एक बार इसको जब करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा रीइंबर्समेंट क्या है। रीइंबर्समेंट आपका वो है जो अलाउंस के अलावा दिया जाता है। ठीक है, अलाउंस बेसिक सैलरी में ऐड होते हैं, लेकिन रीइंबर्समेंट अलग से दिए जाते हैं। ठीक है। ओके, और अगर किसी को डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है अभी, कि बाकी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, एक बार करके देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। इंद्रजीत, आपका सैलरी फिल का इशू बार बार आता है, ऐसा क्या करते हो आप? मुझे समझ नहीं आता आप कैसे सैलरी फिल करते हो, आपको बार बार इशू आता है। सैलरी ऑटो फिल में तो कभी कोई इशू आना ही नहीं चाहिए, अगर सारी चीज आपने अटेंडेंस वगैरह आपने सही से मार्क की है, सब कुछ मार्क है, तो सैलरी फिल में तो इशू आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई स्टेप आप मिस करते हो बीच में।
ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। इसको एक बार करके देखना आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।